बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इमरान खान साहब ने फिर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहने को तो वो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन बातें वही पुरानी थी। कुछ नई बातें थी वो भी बता देते, पहले पुरानी बातों को जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने वही कहा कि चोर हैं, डाकू हैं और साथ ही साथ गद्दार भी कह दिया। ये मैं कहती चलूं प्रोग्राम के शुरू में, गद्दार लफ्ज कहना एक बहुत बड़ी बात है। गद्दार की डेफिनेशन अगर कोई समझ सके तो मुल्क में किसी को गद्दार कहना एक बहुत बड़ा इल्जाम होता है। बहरहाल आगे चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं इन चोरों के, वो बाहर ममालिक में हैं, जिसकी वजह से ये उन ममालिक के खिलाफ बात नहीं करना चाहते। इसके अलावा खान साहब ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के साथ और उन लोगों के साथ भी जो हमसे हमदर्दी रखते हैं, जिस किस्म की बातें की गई हैं, जिस किस्म की बयानात दिए गए हैं और जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसा लगता है कि हम कहीं फ़लस्तीन में, कहीं कश्मीर में बैठे हुए हैं। 25 तारीख को जो कुछ हुआ वो मीडिया ने दिखाया और मीडिया वर्कर्स जो कि सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात लाए जा रहे हैं। पंजाब में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी कहा गया, उसको भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि वो उन इलेक्शंस में उनकी कैंडिडेट के हवाले से, एक कैंडिडेट का उन्होंने जिक्र किया, शराफत साहब का। उन्होंने कहा कि उस पर 40,000 रुपए की, फ़कत 40,000 रुपए की जो है वो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। जब उनको जमानत पे रिहा किया गया तो उसके बाद उनको फिर से जो है वो हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो, कोई भी अगर हमारे हक में बात करता है तो उन तमाम लोगों को किसी अननोन नंबर से कॉल आ जाती है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की जो वो पहले भी एक जलसे में कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मेरे साथ जो कुछ हुआ और पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं ये लोग, उसके हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और वो वीडियो मैंने एक महफूज जगह पे रख दी है। जैसे ही कुछ होगा तो मैं वो वीडियो, अगर मुझे कुछ होता है तो वीडियो मंजर आम पे आएगी, लेकिन अगर मुझे और मेरे लोगों को ऐसे ही हरासा किया गया तो उन्होंने एक धमकी भी दे दी है कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ बोल दूंगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बहुत कुछ तो वो पहले ही कह चुके हैं, अब रह क्या गया है कि वो मजीद कुछ कहते। पंजाब में होने वाले इलेक्शंस मजीद एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर गए हैं। पंजाब के इलेक्शंस में ये कहा जा रहा है कि पीटीआई को जिस हद तक भी कोशिश होगी, हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की, कोशिश करेंगे कि उसको रोकें। इस वजह से अभी से लाए अमल पीटीआई ने इल्जाम लगाया है कि तैयार किया जा रहा है। सिंध में पीटीआई की जो नुमाइंदगी थी वो कोई खास नुमाइंदगी नहीं हासिल हो सकी। जो बल्दियाती इंतखाबात थे जो पहले मरहले में अंदरूनी सिंध में हुए थे, उसकी वजह ये बताते हैं कि इस हद तक लोगों को हरासा किया गया कि हमारे लोग खड़े ही नहीं हो सके। IMF की शराइत, मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार साहब भी आमने सामने आ रहे हैं, एक ही पार्टी के लोग लेकिन मुख्तलिफ नजरियात से ताल्लुक रखने वाले और मुख्तलिफ सोच वाले लोग। पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से आगे लेके चलेंगे, ये तमाम सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। और अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब ताहिर रिजवी साहब ने। आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगी मुसर्रत नियाजी साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। ताहिर रिजवी साहब, आपकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो वही बात, खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम जरूर दिया जा रहा है, लेकिन क्या समझते हैं, बातें तो वही सारी पुरानी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि खान साहब ने कहा है, शुरू से आपने देखा खान साहब एक बात कह रहे हैं कि मैं मुल्क की मफाद में सोचूंगा और चीज़ों को नहीं इस तरह करूंगा जिस तरह करें। और जिस तरह हमारी मरियम साहबन और नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत गिरने के बाद डायरेक्ट नाम लिए थे और डायरेक्ट उनको शख्सियात को उछाला था, उस तरह का इमरान खान साहब का एटीट्यूड नहीं रहा। और उन्होंने एक, मेरा ख्याल है, बड़ा मैनर्ड वे में एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। अब देखें, कौम को पता नहीं कब वो वीडियो देखने को मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि देखें, जब आदमी इतनी बड़ी पोस्ट। अच्छा ताहिर रिजवी साहब, आगे जाने से पहले एक बात कहूंगी आपसे कि आपको नहीं लगता इस दफा काफी धीमे लहजे में बात की है? बहुत पहले से खान साहब को इस लहजे को अपना लेना चाहिए था। बेसिकली मसला ये देखें, इसमें था वेट एंड सी। इसमें था कि सामने वाला कितना चीज़ों को समझता है। और जब उन्होंने आहिस्ता पहले तो समझाने की कोशिश की, जो मैंने सुना है और जो बातें करते हैं कि जी शौकत तरीन गए और मैं गया और फिर मैंने कहा देखें साहब मईशत के साथ ये हो जाएगा थोड़ा, तो उन्होंने ग्रेजुअली उसको कोशिश किया कि देखें गलती तो किसी से भी हो सकती है दुनिया में, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, बड़े लोगों से गलतियां होती हैं, लेकिन उसको किस तरह कंपनसेट किया जाता है, उसको किस तरह एडजस्ट किया जाता है, दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन। मैं ये समझता हूँ खान साहब ने सोचा कि गलती तो हुई है,
और एक थोड़ा सा मिसहैप तो हो गई ये चीज़ें, मे बी पॉसिबल जिनसे गलती हुई है वो उसको आहिस्ता 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 रेक्टिफाई कर लें और चीज़ें दुरुस्त सिमत की तरफ किससे जाने गलती हुई लगे। है सर? ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर ग्रेजुअली वो जो एक गुब्बारा तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता अब वो हवा निकलनी शुरू अभी हुई नहीं है, उस लेकिन हो धीमे सकती लहजे है। के बावजूद ये कह देना कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनके नाम सामने ले आऊंगा और बहुत कुछ कह दूंगा, तो फिर किससे गलती की माफियां भी हो रही हैं, किससे माफी तलाफियां भी हो रही हैं, किसको समझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जिसको समझाने की कोशिश की जा रही है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसको तो किसी को बताने की जरूरत सर है नहीं। हमारा काम तो उगलवाना है। क्योंकि हम तो बहुत छोटे छोटे से, मतलब छोटे छोटे से वो कहते हैं ना, छोटे छोटे से वो हैं लोग, हम तो इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते, लेकिन वो जिसको समझाने की है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वेरी क्लियर है वो। और जाहिर है, एक मैं सुनता था अपनी वालदा के मुंह से ना एक जुमला के तंग आमद भजंग आमद, तो जब बंदा मतलब ग्रेजुअली चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा होता है, फिर एक वक्त आता है कि वो उसको थोड़ा सा मतलब फट जाता है वो। तो मेरा ख्याल है खान साहब अब आहिस्ता 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 उस नुक्ते की तरफ जा रहे हैं जहां पर शायद वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, ज्यादा गुस्सा सही, होने मुझे आ तो रहा है। लगता है खान साहब जो है वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। मेच्योरिटी तो बिल्कुल ऑफ कोर्स वो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक थोड़ी सी बेचैनी आ रही है, और मेरा ख्याल है किसी भी लीडर के मिजाज में बेचैनी आनी नहीं चाहिए, टिल दी एंड बेचैनी नहीं आनी चाहिए। जहां पे बेचैनी आती है ना, वहां पर गलती के चांसेस। बिल्कुल। मुसर्रत नियाजी साहिबा की तरफ चाहेंगे। मैडम, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? मुसर्रत नियाजी जी साहिबा। बिल्कुल, आप बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी, मुसर्रत नियाजी साहिबा, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत कुछ कहा, वीडियो पैगाम की भी बात कह दी और साथ साथ ये भी कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट उनके लोगों के साथ इंतकामाना रवैया अख्तियार कर रही है। तो क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि पहले माजी में भी ये हुआ, अब भी ये पहले कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर हमें वही सूरत हाल नजर आ रही है? खान साहब कहते हैं मेरे खिलाफ 15 मुकदमा दर्ज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, बात दरअसल ये है कि ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ बेजा मुकदमात बना रही है। मैं समझती हूँ, मेरी अपनी जाती राय है कि जो भी शख्स इक़्तिदार में हो और अगर उसके दौरे इक़्तिदार में कोई गलतियां कोताहियां होती हैं और अगर कोई चीज साबित होती है या उस गवर्नमेंट को नजर आ रही होती है, इदारों को नजर आ रही होती है, तो यकीनन उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। अब खान साहब के यहाँ तोशा खाना का स्कैंडल निकल आता है, फरागोगी का निकल आता है, बाज़ औक़ात टॉप सीक्रेट बातों को कहते हैं, किसी वक्त खान साहब कहते हैं जी ये जो हमारे मुल्क के खिलाफ खत लहरा के अपना लेटर लहरा रहे होते हैं। फिर कभी जब वो उनका प्लान फेल हो जाता है तो फिर वो प्लान जो बी जिसको वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी मुझे रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कर दिया जाएगा। फिर जब ये उनकी फिल्म जो है ना फ्लॉप हो जाती है तो उस चीज पे आ जाते हैं कि हमारे इदारों को ये गवर्नमेंट बर्बाद कर रही है। फिर कभी कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। इतने सारे बयान खान साहब देते हैं क्योंकि ये तो मशहूर है यू टर्न पे ना। तो इतनी चीजें जब तक खान साहब कहेंगे, और इस गवर्नमेंट का कभी भी ऐसा प्लान नहीं है कि वो बिला जवाज स्कैंडल बनाए। हाँ, कई दफा खान साहब जो बयान दे रहे हैं वो बगावत के जमरे में आते हैं, लेकिन खान साहब दे रहे हैं तो कुछ नहीं होता। और अगर यही चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होती तो बहुत कुछ हो चुका होता। बीबी साहिबा से लेकर आप देखिए आसिफ अली जरदारी साहब तक, क्या दो कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। क्वेश्चन है। पहला मैं सवाल आपसे ये कहूंगी कि सिंध की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सिंध में जो मौजूदा इंतखाबात हुए हाल ही में, उसमें काफी कैंडिडेट खड़े ही नहीं हो सके। उसकी वजूहात ये थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इतना प्रेशर था और धमकियां भी दी जाती हैं लोगों को कि वहां पे पुलिस राज था, और जिस तरह से इंतखाबात हुए हैं उसमें कौन कैंडिडेट खड़ा होता और किस तरह से वोटिंग होती। देखिए सर, बात दरअसल ये है कि लोगों ने इन्हें मुस्तरद किया। इनके पास, मुझे एक बात बता दीजिए, इनके पास तो जो है ना सना कैंडिडेट ही नहीं थे। अब आप मुझे बताएं, मैं एक एग्जांपल, अपनी छोटी सी एग्जांपल दूंगी। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे बंदूक की नोक पे लाके खड़ा कर दें और कहें कि जी यहाँ पे आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर दे रही है और आप उसके खिलाफ ना खड़े हो, सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्योंकि नजरियाती पार्टी हम तो जरूर खड़े होंगे। आपने देखा कि कराची के अंदर वो हालात थे जहां बोरी बंद लाशें मिला करती थी और वहां पे कैंडिडेट खड़ा नहीं होता था। हमने उन इलाकों में भी कैंडिडेट खड़े किए जहां हमें पता था कि हमारी कैंडिडेट को भी जान को खतरा होगा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटते। तो क्यों नहीं इन्होंने तो कैंडिडेट ही नहीं खड़े कि जब कैंडिडेट नहीं होंगे तो वहां पे जाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अनअपोज आएंगे ना। आपने ऐसा मौका दिया क्यों? आप मैदान छोड़ के भागे क्यों? अच्छा मैडम, एक आप ही ने ये बात कही कि वो जान को खतरा है, ये बात करते हैं, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत भी हुई है, लियाकत अली खान साहब की शहादत भी हुई है। तो इस तरह तो हमारे लीडर्स को शहीद किया जा चुका है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इस खतरे से आंखें तो नहीं बंद की जा सकती अगर वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। देखिए अगर खान साहब कह रहे हैं कि जान को खतरा है तो मेरे ख्याल में उन्हें जहां जहां भी गए उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सना के नहीं है। बात दरअसल ये है कि बिल्कुल हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दास्तान है वो शहादतों से भरी पड़ी है और हम नहीं चाहते कि किसी तरह से भी अपने मुल्क को किसी तरफ धकेला जाए। क्यों कर कोई खान साहब को मारेगा? खान साहब ने ऐसी कौन सी 4.25 साल में तोप चलाई है अवाम के लिए कि कोई उनका ऐसा दुश्मन बन गया कि जी आपने पाकिस्तानी अवाम के लिए काम किया तो किया क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक हर एक को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं समझती हूँ जब हमारे इदारे मौजूद हैं और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है तो मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है और अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो। लेकिन मैडम इस वक्त जिस टोन में वो बात कर रहे थे, बड़े धीमे अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो वो बातें करते हैं ये भी कुछ लोगों का ही एक तोहफा होता है, कुछ लोगों की तरफ से, खुदा के लिए की तरफ से, कि वो लोगों के दिलों में बात बिठा जाते हैं। आपको नहीं लगता कि वो इस तरह से बहुत से लोगों में अपना बयानिया बिठा रहे हैं और सक्सेसफुल होके जो आगे चल रहे हैं लोग फिर से उनकी तरफ रुजू करना शुरू हो जाएंगे? देखिए ये तो देखिए इलेक्शन के दौरान सा ना अवाम का जाती और उनका इस्तेकाक है अवाम का कि अवाम किसको वोट देना पसंद करते हैं। अवाम जिसको वोट देंगी यकीनन वो इक़्तिदार में आएगा और मैं नहीं समझती कि खान साहब की तरफ झुकाव है। हाँ, जो इस किस्म के लोग हैं जो इनके देखें किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को सुनने आना, उनके जलसों जुलूसों में आना वो एक अलग चीज है, और जिस दिन इलेक्शन होता है और अवाम का जब सोच होती है वो उस तरफ होती है कि हमें रिलीफ कौन सी पार्टी दे सकती है, वहाँ अवाम अपनी पसंद से जाती है। क्योंकि इन चीजों से कि ये अवाम इतने आ गए, फिर अवल तो उनकी जो ज्यादातर लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनका अभी वोट बैंक ही नहीं है, यानी कि 18 के है ही नहीं है, तो वो समझते हैं कि जी शायद इस तरह के लोग जो आ जाते हैं वो मुझे वोट दे देंगे। तो ये खान साहब की भूल है, कोई मसला नहीं है। इलेक्शन ज्यादा कोई दूर नहीं है, ये भी पता चल जाएगा कि कौन अवाम किसको पसंद करती है और अवाम किसको चाहती है कि वो आए। जी चलें जी, मुसरत नियाज़ी हमारे साथ रहिएगा। ताहिर रिजवी साहब क्या कहते हैं? हमजा शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि 2 महीने हो गए, फैसला कोई खुल के सामने नहीं आ रहा उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। हमारे मुकदमा होते हैं तो 2-2 दिन में फैसले हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं जी फौज और अदलिया बीच में आए, ये वाली हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है, इसको गिरा दो। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, जहां तक हमजा शरीफ का ताल्लुक है, आपके सामने सिचुएशन है कि वो बिल्कुल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पंजाब के साथ तो एक अजीब और गरीब मुअम्मा हो गया है, कभी गवर्नर होता है, कभी गवर्नर नहीं होता, कभी गवर्नर कहता है मेरे पास तो सिर्फ 4 आदमी है, एक मेरा ड्राइवर है, एक मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी है, और एक मतलब पंजाब के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो सामने नजर आ रही है। उसमें अगर खान साहब ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे फैसले नहीं होते और उनके फैसले होते हैं, वो वेरी क्लियर और वेरी ब्राइट है। ये कौन सा तुक बनता है कि एक जगह अब्बा और दूसरी जगह बेटा? ये क्या मेरे पाकिस्तान को क्या कर दिया इन्होंने? ये इनका कोई बंगला है, इनकी कोई रियासत है, इनकी कोई टेरिटरी है कि एक जगह अब्बा होंगे एक जगह बेटा होगा, मतलब बाकी सारे पाकिस्तान के लोग फारिग हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई टैलेंटेड है, अगर कोई मयार पे उतरता है, क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है? कितनी गवर्नमेंट हमजा शरीफ ने निकाली है, कितनी मरतबा वो मिनिस्टर रहे हैं, कितनी मरतबा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और व्हाट इज दिस एक्सपीरियंस? वन साइड उनके अब्बा और दूसरी साइड उनके वो बेटे, ये कौन सा एक्सपीरियंस है? मिनिस्टर उनके हवाले से क्या कहेंगे? तो फॉरेन मिनिस्टर को तो छोड़ दें, मैं तो उन्हें कई दफा मशवरा कर चुका हूं। मुसर्रत साहिबा लाइन पे हैं, अल्लाह के वास्ते पहले सिंध को संभाल लें। अभी मुसर्रत साहिबा ने फरमाया
कि जी वो बोरीबंद लाशें मिलती थी। जो बोरीबंद लाशों वाली पार्टी थी उसको तो इन्होंने लारा लप्पा दे के गवर्नर का वोट डलवाए उनसे, और वो भी बेचारे आजकल आसरे में वेटिंग लाइन में बैठे हुए, उनका गवर्नर नॉमिनेट हो चुका है। के साथ भी देखे ना, उनका गवर्नर, आपको क्या लगता है गौरी साहब के साथ जो है वो जानबूझ के हुआ है? देखिए गौरी साहब का केस ऐसा है कि वो बकौल है उनके, कि उनका एक पर्सनल मैटर है कि उनकी वालदा की वजह से वो आए हैं, तो जाहिर है वो उसके ऊपर मैं अभी इतना डेप्थ में मुझे नहीं पता, तो जाहिर है मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, बट मैं इस पर जरूर तबसरा करूंगा कि ये खुद उनको लेके आए हैं जो बोरीबंद लाशें लाते थे, लाशें गिराते थे, और उनसे कहा हम तुम्हारा गवर्नर लगाएंगे। फिर गवर्नर में नाम भी नॉमिनेट हो गया, उनका गवर्नर भी नहीं लग रहा। फिर मुशर्रफ साहब ने फरमाया कि जी वो लोग नहीं है खड़े करने के लिए। मैं आपको सिंध गवर्नमेंट का एक कारनामा बताऊं, सिंध गवर्नमेंट में आजकल ये चल रहा है कि मोनोपलाइज कर दो चीजों को, चीजों में। अभी एक मैं आपको मिसाल दूंगा, सिंध गवर्नमेंट का एक स्कैंडल है, स्कूल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में, उसमें एक ठेकेदार खड़ा हुआ है, उसने कहा मैं टेंडर देना चाहता हूं कंपटीशन पे, उसको दबाव डाला गया, सेक्रेटरी के हुक्म को डायरेक्टर ने नहीं माना, क्योंकि सिस्टम का हाथ डायरेक्टर के ऊपर है। सिंध गवर्नमेंट में तो ये चल रहा है, और मुतालबा क्या है उसका कि जी इतनी मेरी जो डिमांड है, मुझे सिस्टम में इतने पैसे देने, वो रख दो। तो ये जोड़ तोड़ दो। और आपको पता है हमारे मोहतरम जो किबला जो इस वक्त चेयरमैन है हमारे पीपल्स पार्टी के, वो तो माशाल्लाह इस चीज़ में काफ़ी भारी है कि उनको तो मतलब जाहिर है चीज़ें सेट करनी आती हैं, चीज़ों को मैनेज करना आता है। तो जब आप कैंडिडेट्स को ओपन स्पेस नहीं देंगे, कौन आएगा? मुझे बताएं इलेक्शन में कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा इलेक्शन में? देखिए अगर मुझे पता है कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं लेकिन मैं जीतूंगा नहीं, मुझे 4 पोस्टर, 4 बैनर, 16 लीटर पेट्रोल और कम से कम 5 बर्गर तो चाहिए ना। अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं कितना गरीब कैंडिडेट हूं, ये मुझे चाहिए। जब मुझे पता है कि ये सब कुछ खर्च करने के बाद कुछ नहीं होगा, और एक आ जाता है मेरे पास बंदा, यार बात सुनो, तुम बैठ जाओ, तुम्हें क्या मिलेगा काउंसिलिंग में, ऐसा करो ये 50,000 रुपये नकद पकड़ो और तुम्हें आगे हम ना कहीं किसी भी जगह एडजस्ट कर देंगे। वो बैठ जाएगा, उसको बैठा दिया, उसको बैठा दिया, फिर आदमी कैसे अनअपोज आता है? अनअपोज नहीं आ सकता। अगर फेयर एंड ओपन ग्राउंड फॉर द इलेक्शंस हो, नो सीट कैन लीव के जी खाली छोड़ दी, वहां कोई आया ही नहीं। हाउ कैन इट्स पॉसिबल? ये वहां होता है जहां मुकाबले को महदूद किया जाता है, ये वहां होता है जहां पर चीजों को मैनेज किया जाता है। किस तरीके से? लालच देके, धमकी देके, दबाव डाल के, ब्लैकमेल करके, वीडियो दिखा के, तब होता है। बंदा ऐसे थोड़ी बैठता है। किसको शौक नहीं? मैं आपको यकीन करें, मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, एक एक सीट पर 5-5 लोग खड़े होते हैं। अगर उन्हें उम्मीद हो कि यार फेयर इलेक्शन होगा, इवन हम नहीं जीतेंगे ना लेकिन फेयर इलेक्शन होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आम आदमी भी खड़ा हो सकता है। ऑफ कोर्स हर आदमी खड़ा होगा। जब उसको ओपन स्पेस मिलेगी तो वो खड़ा होगा, बिल्कुल खड़ा होगा। जब उसको दबाव डाला जाएगा और उसको पता होगा यार रिजल्ट ही नहीं। अच्छा, आपने जो अभी फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान की बात की, वो मैं तफसील से आपसे बात करूंगी उस हवाले से भी। अरबाब खजर हयात साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, आपसे ये सवाल पूछेंगे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी पीटीआई के रहनुमा इमरान खान साहब ने, और कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके साहबजादे हमजा शरीफ जो हैं, वो 2 माह से एक हुकूमत में बैठे हुए हैं और उनकी हुकूमत किसी भी तौर से जस्टिफाई नहीं होती, लेकिन फैसला नहीं किया जा रहा, और क्यों उनके हक में ये सारी बातें जा रही हैं, वो एक सवाल उठाते हैं। तो आपको लगता है वो ठीक कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है तो वो तो इक़्तिदार जाने के बाद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, ये तो एक हकीकत है और पूरी दुनिया को यह मालूम हो चुका है। जबकि एक दूसरी दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ऐसी पहली हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में गुजरी है जो कि खुद ये चाह रहे थे कि हुकूमत मुझसे ले ली जाए, क्योंकि वो कुछ डिलीवर नहीं कर रहे थे। वो एक नाकाम हुकूमत साबित हो गई थी। करप्शन आपको पता है कि किस तरह फराग होगी, और ये जो सर, हमजा शरीफ की हुकूमत को जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो एलाइड पार्टीज है तो उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर यह हुकूमत तस्लीम की है, क्योंकि अगर हम इक़्तिदार में ना आते तो मेरे ख्याल में अब तक पाकिस्तान का दिवालियापन वो हो चुका होता। चलने देते हुकूमत, सर क्यों हटाई हुकूमत? तो सर चलने देते, हुकूमत क्यों हटाई? वो तो कह रहे हैं हम मामलात को संभाल लेते। सब्सिडी की सियासत उन्होंने भी की, सब्सिडी की सियासत अब आप भी कर रहे हैं पंजाब में वोट लेने के लिए। देखिए, हमें तो एक ऐसे वक्त में हुकूमत मिली है कि जब हुकूमत का दिवालिया हो चुका था और पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था कि अगर इस वक्त अपोजिशन जमातें इक़्तिदार में ना आती तो खुदा ना ख्वास्ता अब तक पाकिस्तान का नामो निशान भी इस दुनिया के नक्शे से मिट चुका होता है, क्योंकि एक ऐसे आदमी के हाथों में हुकूमत थी कि जिनको हुकूमत करने का वो कोई तरीका ही नहीं आ रहा था।
और वो पाकिस्तान को भी एक क्रिकेट मैच की तरह लेकिन खेल सर रहे मुझे थे। ये बताएं कि ये आपकी जो 3 माह की गवर्नमेंट है, इसमें लोगों का दिवालिया निकल चुका है, इसका क्या हाल है? 3 माह में ऐसा क्या हो गया सर कि एक आम आदमी बिल्कुल परेशान है इस वक्त, कोई उसको हल नजर नहीं आ रहा, उसके एक्सपेंस 100% बढ़ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल आम आदमी परेशान है और हमें ये मालूम है, लेकिन अगर ये 3 महीने अब तक इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो आप देखते कि अवाम एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे होते, एक दूसरे को, मेरे ख्याल में अभी तक पता नहीं कितने एक मुल्क में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी होती कि पूरा मुल्क एक दूसरे के उस पे ये घरों पे हमले कर रहे होते, लोग एक दूसरे से ये इस तरह का बर्ताव करते कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये तो अपोजिशन जमातों की जो वो एक उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई और इख्तिदार संभाल लिया, वरना ऐसे हालात में कोई हुकूमत नहीं संभाल रहा था। लेकिन ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलाइट पार्टियों की यानी पूरी कौम को इनका एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान से छुटकारा हासिल किया और ऐसे वक्त पे इख्तिदार संभाला कि जो कोई भी नहीं संभाल सकता था। लेकिन ये अच्छा सर छोड़ दें, आपकी पार्टी के हवाले से बात करते हैं। सर एक और सवाल का जवाब दे दें, आपकी पार्टी की क़यादत अगली कौन करने वाला है सर? शहबाज शरीफ साहब करेंगे, मरियम नवाज साहिबा करेंगी? देखिए, हमारी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब भी ये खुद कह रहे हैं और पार्टी के जितने भी कायदीन है सबका यही कोई इख्तलाफ नहीं है इस बात पे? जी, कोई इख्तलाफ नहीं है इस बात में पार्टी में? हम पूछ रहे हैं। पार्टी में नहीं जी, पार्टी में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अधूरी पार्टी है। तो ये तो किसी के वहम और गुमान भी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को माइनस किया जाएगा या मरियम नवाज को माइनस किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद थे, कायद है और कायद रहेंगे। सर ये भी इत्तलात है कि साग डार साहब भी हैं और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब, दोनों की जो है कुछ सोच में भी मुख्तलिफ है दोनों की, तो किस तरह से मामला संभालेंगे? ये दोनों ही मईशत के चैंपियन है। देखिए, इसाक डार साहब बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं, जिसका उन्होंने खुद भी ऐलान किया है और इसाक डार साहब एक वसी तजुर्बा रखते हैं, तो उनके वतन वापसी के बाद जो है तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा की तरफ चलते हैं। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, क्या वाकई ऐसा है कि मुल्क के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि मजबूरी थी कि दूसरी आप लोग सबको एक अलायंस बनाना पड़ा और गवर्नमेंट में आना पड़ा? वाकई के मुल्क के हालात में तो वो लफ्ज भी नहीं दोहराना चाहती है, अभी जो अरबाब खजर हयात साहब ने किए हैं, दोहराए हैं। देखिए, एक तो अरबाब साहब की मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। बात दरअसल ये है कि देखिए, मुल्की मईशत और मुल्की इदारे और आपका मुल्क देखिए दिवालिया हो जाता अगर, देखिए ये चीज नहीं थी कि कोई भी, देखिए सनम एक छोटी सी पहले मुख्तसर बात बताना चाहूंगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो अवाम में अपना मोराल खराब करे, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो। देखें, अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है या खुर्दनोश अशिया महंगी हो रही है, तो जाहिर सी बात है अवाम इसी सिटिंग गवर्नमेंट को ही बुरा भला कहेगी। तो ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा कि वाकईतन पाकिस्तान का जो हाल था मईशत में, तो खान साहब ने खराब किया ही किया। जो कर्जे दर कर्जे उन्होंने लिए और जो एग्रीमेंट IMF से खान साहब ने किए वो बहुत खतरनाक थे और उस पर अगर उसी तरह से अमल ना किया जाता तो पाकिस्तान ने का दिवालिया हो जाना था। हम लोग, बैंक हमारे करप्ट हो जाते। हम क्या कहते कि हमने अपने मुल्क को सियासतदानों ने इस नहज पे पहुंचाया है, तो सियासतदानों ने नहीं पहुंचाया। सियासतदान जो है, देखिए, जो सियासी बसीरत रखने वाले लोग थे उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को बचाया है। मैं मांगती हूँ, मैं तस्लीम करती हूँ, बेताशा महंगाई है, लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन ये परेशानी ये थोड़ी सी है जिसके लिए जी प्लीज, मैंने कहा ये थोड़ी सी तकलीफ परेशानी है और इंशाल्लाह हमारा मुल्क जब स्टेबल होगा तो अवाम को भी बेहतरी जरूर मिलेगी। मैंने एक सवाल का जवाब दिया, आपने कहा कि सियासतदान, और जाहिर सी बात है आपकी पार्टी भी मुस्लिम लीग नून भी, अगर ये ना करते तो
जवाब देना पड़ता। तो ये सियासतदान अपनी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए वक्फ कर देते? इतनी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इतने इतने उनके असासे हैं। तो देखिए, मैं एक बात मुझे बड़ा अजीब सा हमेशा लगता है सना, अजीब सा ये लगता है कि जब अगर कोई सियासतदान का बेटी या बेटा अगर सियासत में आता है तो कहते हैं जी मुर्सी सियासत। कभी हमने ये क्यों नहीं कहा कि कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर क्यों बन रहा है, इंजीनियर है तो उसका बेटा इंजीनियर क्यों बन रहा है। इस तरह से मुल्क के अंदर सारे लोग कमाते हैं। क्या सियासतदान ही ऐसे हैं कि जिन्होंने इस मुल्क में लूट घसूट खुदा ना खास्ता की है? आपको पाकिस्तान देने वाला शख्स कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी सियासतदान ही था। और सियासतदानों को इतना बुरा ना कहें कि उनके पास ही प्रॉपर्टीज है, उन्हीं के पास सब कुछ है। सियासतदानों ने तो इस मुल्क पे अपनी जानें कुर्बान की है। लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज देनी चाहिए, अपने अपने असासे शो करने चाहिए और पाकिस्तान के मैं तो कहती हूँ देखें, मैं अपने पास से शुरू करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ ना छोड़ें। आपका अगर कर्जा सियासतदानों से उतर रहा है तो सियासतदान इस उम्र में तैयार है। मसला ये कभी भी नहीं रहा कि एक चीज को एग्रीमेंट अगर होते हैं स्टेट के दरमियान तो उस एग्रीमेंट को खत्म नहीं किया जा सकता। जिस तरह खान एग्रीमेंट खत्म कर दीजिए या उनकी पार्टी कहती है एग्रीमेंट खत्म कर दें IMF से, अगर हमने गलत किए तो ऐसा नहीं होता है। स्टेट जब एग्रीमेंट करती है तो उसे खत्म नहीं किया जा सकता। मैडम, उस एग्रीमेंट को बेहतर किया जा सकता है। बातें करिए। एक और बात आपसे पूछूंगी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुश्किल वक्त खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा इंशाल्लाह। मैडम, मुश्किल वक्त जब खत्म होगा तो उस वक्त भी जो ये एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, आप लोगों की क्या गारंटी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट का जो इस तरह नारा खान साहब जो है ना कहते हैं वो बहुत ही गलत है। कि देखिए, सियासत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट या इनका कोई काम नहीं है। और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर आपके अंदर यहाँ जमहूरियत है तो उसमें मैं नहीं समझती कोई एस्टेब्लिशमेंट ने अगर रोल अगर किसी वक्त बुरे हालात में प्ले किया है तो वो खान साहब की नालायकियों की वजह से हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो तमाम इदारे अपनी हद के अंदर रहते हुए काम करते हैं और वो कर रहे हैं और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए उन्हें। चलिए जी, ताहिर रिजवी साहब की तरफ चलते हैं। ताहिर रिजवी साहब क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? इतना कुछ है मेरे लिए कहने के लिए कि प्लीज टाइम दीजिएगा। ठीक है जी, नंबर वन, वक्फे पे हम ना जा रहे हो, नंबर वन, हम मुस्लिम लीग नवाज के हमारे जो भाई है ना, वो कह रहे इतना तूफान आने वाला था, खुदा न खास्ता ये होने वाला था, खुदा न खास्ता वो होने वाला था। और नवाज शरीफ एक अकेला मुस्लिम लीग का लीडर है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो भाई बुला लो पाकिस्तान, कब आएंगे? अब तो उनका भाई वजीर आजम है। एक दो, जो उन्होंने अवाम के ऊपर अपना वजीर महंगा मिसाइल मारा है जिसका नाम है महंगा मिसाइल, उस महंगे मिसाइल ने जो अवाम का हशर किया है, जो पेट्रोल का हशर किया है, जो उन्होंने दूसरी चीजों, बिजली के रेट अभी रोजाना 10 यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट। भाई जब आपको पता था मुल्क का ये हाल है, इकोनॉमी का ये हाल है, आपने ये क्यों गवर्नमेंट लाया इमरान खान की? इमरान खान को रहने देते ना। नहीं, अवाम बड़ी खुश है। अच्छा, इनसे मैं कल आपका माइक लेके निकल जाता हूँ और माइक लेके ये भी मेरे साथ चलें, दोनों मेहमान मेरे साथ चलें। कराची की मार्केट हो, लाहौर की हो, पेशावर की हो, पाकिस्तान के किसी इलाके की मार्केट में मेरे साथ चलें। और अगर वहां पर लोग कहें कि अवाम खुश है तो उसके बाद मैं जो ये कहेंगे, आपने बात समझने की कोशिश करें। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं लाते गवर्नमेंट तो इस मुल्क का अवाम खुश है, अवाम खुश है। डिफेंस जैसे इलाके में 2 घंटे की लोड शेडिंग, रात को 3 बजे लाइट जाती है, सुबह 5 बजे आती है। ठीक है जी, गरीब इलाकों में तो लाइट आती नहीं है 48 घंटे। अवाम खुश है। आज मजबूरी इन्होंने क्या कहा था, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कहा था हमने इलेक्ट्रिक का बहरान खत्म कर दिया, हमने लोड शेडिंग, इनका नारा था। इन्होंने जो पावर हाउसेस लगाए थे, इन्होंने जो एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट में इनका दावा था कि पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। कहां गई लोड शेडिंग? क्यों हो रही है लोड शेडिंग? इन्होंने, ये तो लोड शेडिंग खत्म करने के दावेदार थे, वो लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। अवाम पे पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, अवाम पे बिजली का बम गिरा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं अवाम खुश है और ऊपर से कह रहे हैं हमने आके मुल्क बचाया। एक बात। दूसरी बात, भाई नहीं बचाया मुल्क बचाया। मुल्क का तो उन्होंने वो असर कर दिया कि यहां से इन्वेस्टर अब बाहर जा रहा है, लोग भाग रहे हैं यहां से। सिर्फ यहां वो रह जाएगा जो जहाज का टिकट और जिसके वीजा नहीं है। ये वो हाल कर देंगे कि यहाँ जिसके पास टिकट और वीजा, वो कहेगा बाहर निकलो भाई, यहाँ क्या करना है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी सियासतदान सिर्फ करप्ट होते हैं। सियासतदान, टिकट भी है, मेरी बात सुने। सियासतदान, इन्होंने कहा सियासतदानों को लोग कहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर को क्यों नहीं कहते? डॉक्टर इंजीनियर मुल्क नहीं चलाते, डॉक्टर इंजीनियर मुल्क के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए बका के लिए काम करते हैं। डॉक्टर्स मुल्क के लिए काम करते हैं, इंजीनियर्स मुल्क के लिए काम करते हैं। सियासतदान हमारा 90% लूट मार करता है। एक सर्वे करा ले,
किसी भी एजेंसी से, किस सियासतदान के पास 20 साल पहले कितना पैसा था और आज कितना पैसा है, ठीक है जी। बाहर इनकी मकानात, नहीं, अभी ऑन रिकॉर्ड तो जरदारी साहब के पास भी 5,000 सबके करोड़ पास, है। सबके सर, एक पास ब्रेक है। पे मुझे जाना है और फिर 5,000 नहीं, अभी करोड़ ब्रेक के ना हवाले लें से तो बात अच्छा है ना, करेंगे। अभी तो सर, पार्टी शुरू- फौरन आपके पास ही आती हूँ। छोड़े ना, एक अभी तो छोटा सा नवाज ब्रेक थे, है, अभी ब्रेक तो के बाद मैडम- आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी ताहिर रिजवी साहब। सियासतदानों को क्यों आप बार बार बुरा कहते हैं? और लोगों के पास भी तो पैसे हैं, और अगर मुल्क की हालत इतनी खराब है तो तमाम लोगों को कुर्बानी देनी चाहिए। तमाम लोगों को कुर्बानी। मुझे बताएं, डॉक्टर इंजीनियर का क्या काम है? अगर कोई डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा है तो वो तो मुल्क के लिए बना रहा है, उसने जाके अस्पताल में बच्चों का इलाज करना है। उसने इनके जो अस्पताल, मतलब हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो अस्पताल है ना, जिस पे ठेले पे मरीज आते हैं और साइकिल पे लाशें जाती अभी हैं। तो अच्छे हो गए हैं। ना ना ना, छोड़ दें ये, आप चले ना, आप जाके मीरपुर, लाड़काना, सक्कर, इधर उधर आप जाके देखें इनके अस्पतालों का क्या हाल है। एक तो वहां पर बेचारे डॉक्टर उन वसाइल के बावजूद, यानी कि एम्बुलेंस नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, बेड नहीं है, उसके बावजूद डॉक्टर खड़े होके वहां पर और खिदमत कर रहा है, लोगों की जिंदगी बचा रहा है। वो मुशर्रफ साहबा डॉक्टरों को लपेट रही है। जनाब, डॉक्टरों ने गवर्नमेंट नहीं की, डॉक्टर वजीर आजम नहीं होता, डॉक्टर वजीर नहीं होता, डॉक्टर सेक्रेटरी नहीं होता। किसके हाथ में होता है मुल्क की बागडोर? मुल्क की बागडोर होती है वजीर आजम के हाथ में, वजीरों के हाथ में। मैं मुशर्रफ साहबा से अभी मैं सवाल करता हूं, मुझे सिर्फ जवाब दे दें, अभी भी आज भी इनके यहाँ सिंध गवर्नमेंट में सिस्टम चल रहा है? आज भी सिंध गवर्नमेंट में इतनी करप्शन हो रही है ना, ये मुझे बताएं, मैं इनको बताता हूं। आप यकीन करें, एक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, वो अपने सेक्रेटरी का कहना इसलिए नहीं मान रहा कि वो जो ऊपर वाले हैं उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो। ये तो सिस्टम चल रहा है सिंध गवर्नमेंट में। सिंध गवर्नमेंट, अच्छा, बाकायदा दबाव डाला जा रहा है, हर ठेके पे ठेकेदारों पे दबाव डाला जा रहा है। 40% हमारा रखो, 30% हमारा रखो, अगर नहीं रखोगे तो तुम्हें जो है ना काम नहीं देंगे। कितनी करप्शन हो रही है। वो कह रही है डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, जिन्होंने मेरे मुल्क बचाया, फौज, डॉक्टर, इंजीनियर, वो शोबे जिन्होंने करप्शन नहीं की। सियासतदानों ने करप्शन की है सब। अगर नहीं की तो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस दिन काम शुरू हुआ है, जिस दिन सियासत में आए लोग, उस वक्त से आज तक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप कह रही हैं जनाब कि अवाम बिल्कुल खुश है। आपने अवाम को रोटी कपड़ा और मकान दिया? आपका कब का वादा था? 77 का आपका वादा था, रोटी कपड़ा और मकान। आप आज वो रोटी कपड़ा और मकान देने के काबिल नहीं है। आप रोडें टूटी पड़ी हुई हैं, हालत खराब है। मैं तो बार बार मेरे प्यारे बिलावल जरदारी साहब को यही कहता हूं कि प्लीज अल्लाह आपको वज़ीर आज़म बनाए, मेरी दुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ सिंध को सीधा कर दो भाई, कुछ सिंध में कर दें। मैं पाकिस्तान में इसलिए हूं कि 2, 4, 5 लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैं तो यहाँ बैठ के चैनल पे बता नहीं सकता मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो वो कहते हैं ना, बदल कर गरीबों का हम बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। वो तमाशाए अहले करम जो मैंने देखा है ना सिंध गवर्नमेंट का, 1-2 प्रोग्राम रख दीजिएगा, उसके अंदर एक नाम लूंगा, एक केस बताऊंगा, एक स्कैंडल बताऊंगा, और बार बार ये कहूंगा बिलावल साहब प्लीज सिंध के बारे में भी कुछ सोचें। खान साहब कह रहे थे प्लीज, नंबर से कॉल आ जाती है। सर, आपको भी अननोन नंबर से कॉल? मुझे किसी भी नंबर से कॉल आए, मैं अपने मिशन से नहीं हटूंगा। मैंने सोच लिया है, मुझे सिंध के बच्चों के लिए, सिंध के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जो मुझसे होगा, जो मुझसे होगा। सिंध की बात करते हैं तो मुसरत नियाज़ी साहिबा को भी लूप में लेना जरूरी है। मुसरत नियाज़ी साहिबा क्या कहती है? इतने ज्यादा इल्जामात भी लग रहे हैं, उसके बाद में आपसे देखिए सना, एक बात तो मैं बता दूं कि रिजवी साहब ने मेरी बात को समझा नहीं, और बगैर समझे डॉक्टर इंजीनियर का राग अलाप रहे। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज आप मेरी बात गौर से सुन लीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। बात दरअसल ये है कि मैंने ये कहा है कि सियासतदान अगर कोई है और उसका बेटी या बेटा सियासत में शामिल हो जाते हैं तो उससे मुर्सी सियासत कहा जाता है। ये सियासतदानों से तासुब ना बरता जाए। मैंने ये लफ्ज कहा है आपसे, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये लफ्ज कहा है कि डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर बनते हैं, उसको तो हमने मुर्सी कभी नहीं कहा। लफ्ज मेरे भाई ने ये कहा कि जी डॉक्टर जो है ना मुल्क का वजीर नहीं हो सकता। मेरे भाई, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर आपके मुल्क का सदर अभी मौजूद है, सदर पाकिस्तान है। ये चीजें नहीं कहेंगे। मैंने कहा डॉक्टर वजीर नहीं होता है, डॉक्टर होता है। मैडम प्लीज आप समझे तो ना मेरी बात, मैंने कहा क्या है। आप तासुब का चश्मा, आप मेरी बात को थोड़ा गलत समझ रही हैं। आप तासुब का चश्मा उतार लीजिए और फिर बात कर लीजिए। और कराची शहर में जहां 48 घंटे जो है ना लाइट जा रही है, वो इलाका मुझे ले जाए वहां पे। और दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं एजुकेशन, ओ मेरे भाई, मेरा एजुकेशन से ताल्लुक है। ऐसा कौन सा ऑफिसर है जिसको आप कह रहे हैं वो अपने आला हुकाम की बात नहीं मानता? ये चीजें ना कहें। आपको राइटिंग में प्रूफ दूंगा, आपको राइटिंग में प्रूफ दूंगा, राइटिंग में प्रूफ, राइटिंग में, प्रोग्राम के बाद आपको राइटिंग में प्रूफ दूंगा। आप जो है ना FIR लॉन्च करवाइए।
आप इस तरह बैठ के जो ना बरवली बातें ना करें ना, बरवली। मैं नाम लेता हूँ, मैं नाम लेता हूँ, मुशर्रफ साहिबा, मुशर्रफ साहिबा, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ चैनल पे बैठ के। जी बोलिए, ताहिर साहब आप बता इजाजत रहे दे, मैं नाम लेता हूँ। नहीं इजाजत हम कह रहे हैं। डायरेक्टर, आप ले मैं ले रहा हूँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन शाहिद जमान, उसने सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लगारी के हुक्म के मानने के से इनकार किया है। आई हैव प्रूफ ऑफ दिस। आप देखें, आपको प्रूफ दूंगा मैं, लीजिएगा एक्शन में, देखता हूँ आप क्या एक्शन लेंगे। आप मुझे प्रूफ ना दे, आप मुझे प्रूफ ना दे, सीएम साहब को दें, आप उनका सरबराह है एजुकेशन मिनिस्टर, आप उसको दें। आपका कोई काम नहीं हुआ और आप किसी पे एलिगेशन लगाओ तो ये बात गलत है। एलिगेशन नहीं है, मेरे पास प्रूफ है और ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं। जाए ना, आप उनको आपको मैं, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप करें, लेकिन ऐसा एलिगेशन प्लीज किसी पे। एलिगेशन नहीं है, दिस इज प्रूफ, आई एम गिविंग यू विद द प्रूफ। प्रूफ है तो आप उनके खिलाफ जाइए ना। खिलाफ गया हूं मैं, बिल्कुल मैं जा रहा हूं, मैं कोर्टों में भी जा रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे भी जा रहा हूं, मैं हर जगह जाऊंगा। जो करप्शन करेगा, मुशर्रफ साहिबा मेरी प्यारी बहन, जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ जाऊंगा। जो गलत करेगा उसको इस मुल्क के लिए भुगतना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि एलिगेशन लगा के मेरी बहन जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ जाऊंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आपने नाम ले लिया, मेरे ख्याल है अब आगे चलते हैं, जिस जो इदारा जो करना चाहे वो बिल्कुल ऑन स्क्रीन मीडिया पे बात आ गई। मुशर्रफ नियाज़ी साहब आगे चलते हैं, बात कुछ करते हैं। जी जी। एक तो सिंध की परफॉर्मेंस की बात की गई, कुछ हॉस्पिटल्स तो मेरे भी हैं नजर में कि जिन पे अंदरूने सिंध में अच्छा काम हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लफ्जों पे बता दें कि कौन से अस्पताल हैं जिसपे अभी भी कुछ दिनों पहले भी बाहर से एक मोहतरमा आई थी इलाज करने के लिए। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको सनत, बात दरअसल ये है कि ये अल्लाह का शुक्र है जिस सूबे में मैं, आप और ये मेरा भाई रिहाइश पजीर है, यहाँ पे देखिए कोई तासुब वाली बात मैं नहीं कर रही है। हमें बड़ी खुशी होती है कि तमाम सूबों से इलाज करवाने अगर सूबा सिंध में कोई आता है तो हम उससे वेलकम कहते हैं, क्योंकि इलाज बेहतर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि जी हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर, लेकिन मैं समझती हूँ इतनी हद तक बेहतर किया जा रहा है जिससे जो है ना, देखिए एनआईसी वीडी की एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, उसके बेतहाशा जो है ना अब सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर गवर्नमेंट में आप देख लें जिगर की पैवंदकारी कितनी महंगी होती थी। आप हाँ देखिए मैं बता रही हूँ ना, आप दिल का इलाज देख लीजिए, आप कोई भी ऐसा मुझे बता दें कि इलाज नहीं हो रहा। आप जिनाह को देख लीजिए कितना बेहतर। जिनाह के अंदर मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि वो शख्स जिसने बहुत ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है ना तनकीद का निशाना भी बनाया चीफ जस्टिस ने, वो शख्स 1 लाख रुपए अपने जेब से पैसे निकाल के देता है चेकबुक में और लिखता है कि बेहतरीन इलाज हो रहा है। ये मेरा वर्ड नहीं है। जहां जो अच्छा काम होगा मीडिया पर्सन बोलेंगे, कभी हम तनकीद नहीं करते। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो सिंध का अस्पताल है जहां पे अभी बाहर से भी खातून इलाज करवाने के लिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैडम कराची के साथ क्यों ज्यादती होती है? कराची वाले कहाँ जाए? लोड शेडिंग एक अलग फैक्टर है, रोडें टूटी हुई वो अलग फैक्टर है, लेकिन यहाँ अभी भी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो, जिन्ना हॉस्पिटल हो या कोई और अस्पताल हो, यहाँ पे अभी भी हाल बुरा है। क्या कहती है? देखिए मैं एक बात बताऊं, मैंने कहा कि बहुत बड़ा शहर है हमारा और यकीनन और बेहतरी की जरूरत है, और इस बेहतरी की जानिब मजीद मेरी सिंध गवर्नमेंट बढ़ रही है और बेहतर काम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के जेरे साया उसको बहुत बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। मेरा यंग जो है ना चेयरमैन है और वो बेहतर से बेहतर अपने मुल्क को, अपने सूबे को चाहता है और चाहता है कि मेरी आवाम फैसिलिटेट हो, आवाम के अंदर जो कोताहियां हमसे हुई हैं हम बेहतर की जानिब। 13 साल हो गए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट करते हुए। कराची के लिए सेहत के शोबे में मुझे बता दें कराची की आवाम के लिए क्या किया? देखिए सना, मैंने आपको बता दिया कि जो इतने महंगे इलाज हैं, चाहे वो दिल का हो, चाहे वो जिगर का हो, चाहे बता रही हूँ आपको किसी भी किस्म का इलाज है, हर तरह का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। पंजाब के अंदर यही खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने गवर्नमेंट के देखिए जब आप मान रही है तो फिर 13 साल का क्या टारगेट है मेरी बहन?
फिर 13 साल में क्या नहीं हो रहा, बेहतर से बेहतर काम हो रहा है। कराची की आवाम के साथ ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि पीपल्स पार्टी इसलिए कराची पे नहीं तवज्जो दे रही क्योंकि वोट बैंक कमजोर है, कराची के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देती, इसलिए इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। सना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तासुब नाम की कोई ना आंख है न दिमाग है तासुब टाइप का ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी देखे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब कार्ड हमने तकसीम किया तो हमने अपने एमपीए एमएनए या सेनेटर्स को नहीं दिया, बल्कि तमाम अपोजिशन के जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्हें भी दिया ताकि वो अपने इलाकों के अंदर जाके अपने लोगों को दे सकें, ताकि तमाम के तमाम उन लोगों से जो है ना मुस्तफीद हो लोग। ऐसा चीज तो कभी की नहीं, और ये चीज हमने कभी नहीं की कि जी अगर कोई जॉब क्रिएट हो रही है तो जी वो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलाज करवाने आ रहे हैं या जॉब लेने के लिए आ रहे हैं, या जिस तरह मेरा भाई कह रहा था ठेकेदार आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपनी सोच की बात होती है। ये तो ताहिर रिजवी साहब की तरफ आओगे। ताहिर रिजवी साहब अभी जो जॉब क्रिएट हुई है इसमें मैंने भी देखा कि बगैर सिफारिश के गवर्नमेंट की नौकरियां मिली हैं, सिंध गवर्नमेंट में नौकरियां दी गई हैं। पहले तो मैं अपनी बहन मुसर्रत साहिबा से ये अर्ज करूंगा, जिस NICVD का ये जिक्र करता रही थी, पूरी पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ सेहत में ना NICVD है। NICVD का अगर आप देखें तो वो फेडरल गवर्नमेंट का था, फेडरल गवर्नमेंट से सिंध गवर्नमेंट ने लिया उसको, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको अपनी मिसाल बता रहा हूँ। मेरे पास एक मेरा जानने वाला आया, कल मेरे बहनोई को अटैक हो गया है और उनको जो है ना वो चेक कराना है कार्डियो में। वो गए 2 दिन तक कार्डियो में गए, उन्होंने कहा जी नहीं हो सकता, 1 महीने बाद अपॉइंटमेंट है, ये है। अच्छा, मेरे भी थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं, मैंने एक सिंध गवर्नमेंट को जानने वाले थे, उनसे कहा मैंने सर ये बेचारा ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके साथ ये ऑपरेशन का मसला है, सीरियस मसला है उसके बहनोई का, और प्लीज़ इसके लिए कोई हेल्प करें। उन्होंने कहा अच्छा मैं जवाब देता हूँ। उसके बाद जवाब नहीं आया। आप यकीन करें सना साहिबा, पूरी फैमिली ने 1-1 लाख रुपए देकर और 4-5 लाख रुपए जमा करा के 1 महीने बाद उस बंदे का ऑपरेशन कराया। बंदा भी मौजूद है, ऑपरेशन अगर किसी प्राइवेट स्कूल में हॉस्पिटल में होता है उसका बिल भी मौजूद होगा, मैं आपको दे दूंगा, बंदों की गवाही दिला दूंगा। यानी 1 महीने मेरे फोन करने के बावजूद उनके बेचारे के पास कोई भी नहीं था, उनको नहीं मिला। अभी दावे ना करें, अभी पता नहीं कितने लोग NICVD में जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उनको 1-1 महीने 2-2 महीने का अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, उनके ऑपरेशन के लिए उनको डेट नहीं मिलती। एंड में जिसको अपनी फैमिली को बचाना होता है वो सारे खानदान वाले पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा करके उसके बाद उन्होंने प्राइवेट में हॉस्पिटल में जाके इलाज कराया। और यकीन करें मैं अजीब सा बेबस सा महसूस कर रहा था अपने आप को। मैंने जानने वाले थे, उनको भी कहा, मैंने कहा यार कुछ देख लो, तजर्बे वगैरह भी हो रहे हैं। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि मतलब एक बेबसी सी लग रही थी कि जिस NICVD के लिए हर पीपल्स पार्टी का MPA MNA, मैं अक्सर प्रोग्रामों में उनके साथ, ये मेरा मैं इस पर ये नहीं कह रहा 100% मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये एक तजर्बा मेरा NICVD का जो है ना मेरे पास आया है, और वो ये आया है कि वो बेचारे और वो लोग मौजूद हैं, अल्लाह उनको हयात दे, वो साहब जिनका ऑपरेशन हुआ है वो भी मौजूद है, उनकी फैमिली मौजूद है, जिस दिन कहेंगे प्रोग्राम में लाके बैठा दूंगा। नहीं, एक तजर्बा तो हमारे सामने भी आया है कि टेस्ट की मद में इतना सब कुछ लिख दिया गया कि वो उसके दूसरा अखराजात ही पूरे हो गए थे। फिर मैं कहूं कि बहुत अच्छा, फिर मैं कहूं सब कुछ अच्छा है। अगर मैं ये कहूं तो फिर यही हो जाएगा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर देने से तूफान तो नहीं रुकता ना। आपको चाहिए, अगर हम जैसे लोग चैनल पे आके कोई चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक मुझे सवाल करें, आप इतनी तनकीद करें, मुझे इतनी सी बात बताते हैं, फिर सिंध की आवाम क्यों वोट देती है? 13 साल से मुस्तकिल गवर्नमेंट है और सिंध से तो जी पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जाने वाली, क्यों होता है ऐसा? उसकी 2-3 वजूहात हैं। उसकी वजूहात मैंने इस पे गौर किया। उसकी वजह एक तो भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर हुआ था वो तारीख में एक ऐसा काम हो गया है, उसको पता नहीं हमारी कितनी नस्लें अभी उसको फेस करेंगी। नंबर 1 रीजन। उसके बाद जो बेनजीर का हुआ वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। वो उस सारे चक्कर में, उस सारी जो भुट्टो और बेनजीर की जो मोहब्बत है उसमें सिंध की आवाम जाहिर है कुर्बानी दे रही है और वो बार बार सेलेक्ट करती है। लेकिन यकीन करें भुट्टो और बेनजीर की मोहब्बत में जो सिंध की आवाम ने कुर्बानी दी है, उस हिसाब से जो मौजूदा हमारे पीपल्स पार्टी के जो भी अरबाब इख्तियार हैं, मेरे मोहतरम बिलावल साहब हैं, मेरे मोहतरम जरदारी साहब हैं, माशाल्लाह बड़े जहांदीदा लोग हैं, मगर उन्होंने उस तरह ना उस कुर्बानी का जो सिंध की आवाम ने दी है पीपल्स पार्टी के नाम पर, जो 77 में जियाउल हक के जुल्म के खिलाफ आग लगाई थी लोगों ने सिंध के, उसका खमियाजा, उसकी कंपनसेशन सिंध की गवर्नमेंट
नहीं दे सकी पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी नहीं दे सकी आपको एक दे बयान याद है कि दे सकते हैं मगर सिस्टम जब खत्म कर था देंगे। कि आज मैं अगर कराची वालों सना उर्दू बोलने साहबा, वालों का साथ देता तो आज मैं इस हाल जिस में वक्त ना होता। सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, इनका एक सिस्टम चल रहा है आपको पता नहीं, वो सिस्टम जब खत्म हो जाएगा ना, क्लाउड सिस्टम, ये वाला बादल वो वाला बादल वो वाला बादल, तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट में कुछ काम होना शुरू हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ बार बार बिलावल साहब से, थोड़ा टाइम दे मरकज को, वो बड़े लीडर हैं, थोड़ा सा हमें भी दें। हम उनके सूबे में रहते हैं, उनके सूबे से उनकी पार्टी की बर्थ हुई है, उनकी पार्टी की बेस है वो। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुझे पता है बिलावल साहब ने आज तक कभी सिंध के लिए कोई मीटिंग की? कोई आपने सुना कि बिलावल साहब ने आज मीटिंग की और उन्होंने सिंध के अवाम के लिए बिठाया मुराद अली शाह को और सारी काबीना को? बताओ भाई, रिपोर्ट दो क्या है। फ्यूचर नहीं मुझे बताएं ना, कोई टीवी पे देखा हो, किसी ने क्लिप देखा हो, कोई चीज देखी हो। सिंध को तो जाहिर है, सिंध देखिए, जब तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग्स नहीं करेगा, अपने डिपार्टमेंट के एमपी एमएनएस पे नजर नहीं रखेगा, प्रोग्रेस नहीं होगी। प्रोग्रेस जब होगी जब बिलावल साहब एंटर होंगे, जब वो कहेंगे हाँ आइए जरा बताइए। कि अभी तरबियत हो रही है और तरबियत नहीं माशाल्लाह वो बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं वो, और इस वक्त वो वजीर खारजा बने हुए, वो टैलेंटेड हैं, वो बेनजीर के बेटे हैं। साहिबा लास्ट कमेंट कीजिएगा प्रोग्राम में। देखिए मैं बताऊं, मेरा भाई जो मर्जी है कहे, मैं इस चीज को इसी चीज में कहूंगी कि 13 साल क्या, जब तक अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान को कायम दायम रखे, हमेशा मैं कहती हूँ जब तक ये मौजूद है मुल्क हमारा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह आती रहेगी। एक प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं अपने भाई को बताऊंगी कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब से, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा से, आसिफ अली जरदारी साहब तक क्या क्या काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए, मुल्क की तारीख में नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं ये कहूँ, मैं एक लफ्ज कहूंगी, हासिद कभी सरदार नहीं हो सकता और बुज़दिल को सरदारी जेब नहीं देती है। बस मैं इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहूंगी, बाकी समझदार है। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।